अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और असेंबलियों की मुद्दत आज शायद ख़त्म होने जा रही है। आज शायद ख़त्म होने जा रही है क्योंकि समरी जो है वो अब इतलात आ रही है कि मूव हो चुकी है और सदर मुमलिकत की तरफ जो है वो शायद इस वक्त गस्ते में हो, लेकिन ये प्रोसेस अब एटलीस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अलविदाई मुलाकातें, इशाइये, डिनर्स, खुदाफसियाँ, गुड बाइज़ ये सारा कुछ गुड बॉयज़ कह दिया, सब माजरत, गुड बाइज़ जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि इस कौमी असम्बली ने अपना 5 साला दौर जो है वो अब कंप्लीट कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से चहमगोइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन मैं जो इस घंटे में डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इस असम्बली की, ये ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की ये जो PDM गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इसकी परफॉर्मेंस रही कैसी। ये तकरीबन 1.25 से 1.5 साल का जो टाइम था, ये परफॉर्मेंस कैसी रही। अपने इस ट्रांसमिशन के इस 1 घंटे में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, और हमें मुना आलम साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके सादिल अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, और हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा ख्याल में अगर हम अज़मा बुखारी साहिबा के पास ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले चले जाएं, क्योंकि उनको पहले मौका दे दें कि वो अपनी इस गवर्नमेंट के बारे में क्या राय रखती हैं, वो क्या किस तरह डिफेंड करना चाहेंगी। अज़मा बुखारी साहिबा, अगर मैं आपके सामने कहूँ कि जी 5 ऐसे मुझे पॉइंट्स बता दें कि जिस पे आप ये कहें कि आप लोगों ने आज जो मगे इंट्रोड्यूस कराए हैं उस पर अगर आप लिखना चाहें कि जी ये हमारी परफॉर्मेंस के 5 सुनहरी पॉइंट्स थे कि ये हमने 1.25 साल से 1.5 साल में करके दिखाए हैं, वो कौन से 5 पॉइंट्स होंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले तो हमने जो सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया वो ये दिया कि हमने इस मुल्क से जो है वो एक फितने को और उसकी नाकाम और नाअहल हुकूमत को घर भेजा, जिसको शायद हुकूमत में आने का ही हक नहीं था। और आज पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो इतने गुनाह ना होते जितने उसकी वजह से हुए। सो पहला कारनामा हमारा ये है। दूसरा कारनामा हमारा ये है कि हमने उस पाकिस्तान को, जिसके बारे में जो है वो ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि अप्रैल मई तक वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उस पाकिस्तान को हमने बग़ैर IMF के प्रोग्राम के जो है वो सरवाइव कराया, और IMF के प्रोग्राम के बग़ैर पाकिस्तान ने जो है वो इतना वक्त गुजारा। तीसरा हमारा जो बड़ा कारनामा वो ये है कि हमने अपनी जितनी बैरूनी अदायगियाँ, जो 24,000 अरब के ऊपर जो है जो कर्ज़ा पाकिस्तान का था, जिसको पिछली हुकूमत जो है वो 3-3.5 साल में 45 अरब पे पहुँचा के गई, उस कर्ज़े की समेत जो बैरूनी अदायगियाँ थी, 2 बड़ी बैरूनी अदायगियाँ जो हैं जो जून में हुई और दिसंबर में हुई, वो पाकिस्तान ने कंप्लीट की। चौथा बड़ा कारनामा यह है कि IMF का वो प्रोग्राम जो हमने साइन नहीं किया था, जो हमारी वजह से नहीं टूटा था, जिसकी शर्तें हमने तय नहीं की थी, लेकिन उसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी, और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो है हमें उस प्रोग्राम को हमने दोबारा पाकिस्तान में वापस लेके आए ताकि स्टेबिलिटी आ सके। और पांचवा जो है वो ये है कि इस तमाम बातों के बावजूद जब इस मुल्क के अंदर 2 लॉन्ग मार्च हुए, कोई 60-70 जलसे हुए, 9 मई भी हुआ, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत जो है उसको जो है नाकाम किया गया, उस तमाम इन फसाद के उसके बावजूद जो है बैरूनी सरमायाकारी की एक बहुत बड़ी जो लाइन है वो इस वक्त पाकिस्तान की पाइपलाइन में है, जिसमें मादनियात से लेकर, जिसमें ग्वादर पोर्ट, जिसमें और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऑयल रिफाइनरी है। ये प्रोजेक्ट्स जो अरबों डॉलर्स के हैं, जो पाकिस्तान की जो है वो खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर छठा भी सुन लीजिए, हमने CPEC को रिवाइव किया है जो ख़त्म हो गया था पिछले दौर के अंदर। अब हमने 7वां भी सुन ले जो पाकिस्तान की यूथ को डंप कर दिया गया था, जिनके हाथों में बंदूकें, क्लाशनकोफे और गंदी गालियां और बदतमीजी दी गई थी, उनके हाथों में दोबारा से लैपटॉप और जो है एंडोमेंट फंड्स दिए गए हैं। 7वां भी अच्छा बस एक मिनट ठहर जाना अज़मा साहब, बस करें, ये तो जलसा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। चीटिंग हुई ना फिर। नहीं बस करो ना, चीटिंग हुई ना फिर। मैं देखिए, आप अगर वो पेपर के अंदर आपसे 5 सवाल पूछे जाएं, आप बिला वजह 6ठे और 7वें का जवाब देना शुरू कर दें तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। नहीं सर, नंबर ज्यादा मिलते हैं, नंबर ज्यादा मिलते हैं। मैंने तो सारे इम्तिहान इस तरह ही दे दिए, 5 ही कर लो तो बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मजाक के अलावा मंसूर, मजाक के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अच्छा, और तो ये अच्छा मैं सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दें, फिर मैं जरा पैनल की तरफ भी जाना है, वो फिर आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ये मुझे सिर्फ ये बता दें, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये फिर क्यों कहा है कि बदतरीन और नाकाम तरीन असेंबली का, इस हुकूमत का दौर जो है वो ख़त्म हुआ? ये तो आपके साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे और साबका वज़ीर आज़म नहीं थे, वो इस किस्म का बयान क्यों दे रहे हैं? मैंने नहीं उनका बयान नहीं सुन सकी इत्तफाक से, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस हुकूमत कहा है या इस असम्बली कहा है। अब ये असम्बली तो 3.5 साल किसी और की थी और 15 माह की हमारी थी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, और जिस पार्लियामेंट के अंदर आप खड़े हैं, जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसने आपके लिए एक फ़ख्र का बायस होना चाहिए। ठीक है, वो आरटीएस बिठा के आई थी, ठीक है, जो है वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उस पार्लियामेंट की कदर अगर आप नहीं करेंगे, उस पार्लियामेंट को, फिर शेख रशीद में तो कोई फर्क ना रह गया ना, जो कहता था कि मैं लानत भेजता हूँ। इमरान खान ने भी कहा, शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो शेख रशीद साहब के बराबर आ गए हैं। मुंह से मुझे ये लफ्ज़, अगर ये बातें उन्होंने असम्बली के लिए की हैं तो मुझे निहायत नामुनासिब लगी हैं। आपको ठीक है, शाहिद खान अब्बासी साहब की बात ना। अब मैं ज़रा फ्लोर खोलने लगा हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहिबा के पास जाता हूँ। वील स्टार्ट फ्रॉम देयर, उसके बाद मूव हेड। डॉक्टर साहिबा, व्हाट डू यू सजेस्ट इस हुकूमत की परफॉर्मेंस, ये इस हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, ये 1.5 साल की, 1.25 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है? मसूर, अगर हम ज़बरदस्ती ढूंढ रहे हैं कि हमने कुछ ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक है, कि वी हैव टू फाइंड द सिल्वर लाइनिंग ऑफ दिस डार्क क्लाउड, तो देन आई वुड से जो स्टॉल्ड IMF का प्रोग्राम था, I think that would be a positive that they've been able to deliver. No, you can find the negatives also. That's negatives fine. are too many because I remember you and I both recall, I think, जब ये नहीं आए थे तो उस वक्त ये था महंगाई अगर आगे नहीं जाएगी तो कम से कम यहाँ पे रुक जाएगी। और आपने देखा 28%, इससे भी आगे जो है वो तो पिछले इस महीने आए हैं स्टैटिस्टिक्स, इससे ज्यादा भी जो है वो जा चुकी है महंगाई। सो पॉइंट बीइंग कि देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स, बट इफ वन हैज टू फाइंड दैट सिल्वर लाइनिंग, आई वुड से फिर वो एक ही चीज IMF वाला प्रोग्राम ही रह जाता है कि बस वो इन्होंने स्टार्ट करवा दिया स्टॉल प्रोग्राम। मुज़म्मिल साहब, आपकी राय? नहीं, मैं समझता हूँ कि अदर देन महंगाई तो बहुत कामयाबियाँ हैं, लेकिन महंगाई इतना बड़ा इशू है कि वो ओवरशैडो करता है सारी कामयाबियों को। अच्छा। और चूँकि वो कॉमन मैन का इशू है, मैं कहूँ जी फैटफ से पाकिस्तान को निकाला तो आप कहेंगे कॉमन मैन का फैटफ से क्या ताल्लुक है। हम कहें जी CPEC को रिवाइव किया, आप कहेंगे कॉमन मैन का उससे क्या ताल्लुक है। हम कहेंगे कि जी उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया, आप कहेंगे जी कॉमन मैन का उस पर क्या। आप दोनों ने इमरान खान साहब का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ही वो दिया था। नहीं, मैं इमरान खान की नहीं बात कर रहा, मैं इस गवर्नमेंट के 15 वो कह रही है मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमने उससे जान छुड़ाई आपकी। नहीं, उससे इन्होंने तो जान नहीं छुड़ाई है। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सान भी मरन शौक भी सी। केड़े वाले शहर दे हैं? केड़े शहर दे लोग? पिंडी वाले शहर दे लोग की गल कर रहे हैं तो जी मैं बोला इमरान खान साहब ने तो पॉलिटिकल सुसाइड किया है। अच्छा, इसमें इनका क्या कमाल है? इनके पास इमरान खान का कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर 9 मई ना हुआ होता तो आज इमरान खान दोबारा इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होता और पॉलिटिकल प्लेयर होता। अब नहीं नहीं, आज तो देखें ना जी, डिफरेंट है सिचुएशन। अच्छा। और अगर उन्होंने हटने के बाद कार्ड्स को ज़्यादा समझदारी से खेला होता तो वो दोबारा आने की बेहतर पोजीशन में थे, बजाय इसके कि वो आज अटक जेल में कैद होते। इनकी इसमें इनका कोई कमाल नहीं है, उनकी हम सियासी हमाकतों का ज़्यादा उससे ताल्लुक है, इनकी जहानत उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़, डॉक्टर साहब, आप 100 में से कितने मार्क्स देंगे इस गवर्नमेंट को? जा रही है ना, अब जाते जाते मार्कशीट क्या देंगे आप? आई थिंक 20 तो फेल हो गए, फिर गवर्नमेंट फेल हो गई ना फिर। हाय हाय, नहीं, मैं ठहर के मैं आ रहे हैं, मुझे पता है आपका हाय निकलना था, मुझे पता है। ठहरे एक मिनट, ठहरे आ रहा हूँ मैं जी। मुझे सर एक मुश्किल असेंबली जिसमें से एक बड़ी पार्टी ने बाइकाट किया हुआ था, उसको इन्होंने चलाया। एक गवर्नमेंट जिसको बहुत ही हॉस्टाइल अपोजिशन का सामना था, जब कहते थे 27 किलोमीटर की हुकूमत है, उसको उन्होंने चलाया। और ये कोई आसान पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं थे। जुडिशरी ने इनको मारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया 63A में। तो उसके बावजूद उसके बाद मैं तो 70 मार्क्स थे। मैं समझी 80 देंगे, मैं समझी 80 70 मार्क्स देता हूँ कि पॉलिटिकली बहुत बेहतर। इतनी टफ विकेट इमरान खान को मिली होती, ये आपने जितना मार्क्स दिए आप किसी और को देते वो बोल्ड हो जाता। ये आपने 70 जो मार्क्स दिए हैं 100 में से, अज़मा साहिबा अब आपका आय हाय बनता है इसके ऊपर। नहीं
जो पॉलिटिकल हैंडलिंग ऑफ द गवर्नमेंट थी ना कि उसको चलाने की हमने, उन्होंने 70 मार्क्स दे दिए 100 में से। तो पहले हाय था, अब हाय बनता है। नहीं हाय तो नहीं 20 पे तो हाय निकलेगी ना, मतलब बिल्कुल कमाल ही कर छड़िया है ना। अच्छा चले अब मुना योर टर्न। सबसे पहले हाउ डू यू रेट, मतलब वैसे आप क्या देखती हैं, सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही और नाकामी क्या रही? कामयाबी आई थिंक ये थी कि शायद खारजा उमूर में आई जस्ट टेक फॉरवर्ड के मारिया हैज़ स्पोकन राइटली कि मईशत और साथ साथ खारजा उमूर कुछ बेहतर हुए, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थे वो हल हुए, फेयर इनफ। प्रॉब्लम ये है कि डिसेंटिंग वॉइसेस अगर किसी भी जमहूरियत में ना हो तो वो जमहूरियत नहीं लगती, मतलब ऐसा एक शैम सा लगता है। और आपको कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है मुझे एक नेचुरली एक इंक्लिनेशन आती है कि आपने तनकीद किस पे करनी है, आपने गवर्नमेंट ऑफ द डे पे तनकीद करनी है या आपने उस पे तनकीद करनी है जो कि ऑलरेडी ऑप्रेस्ड है और ऑलरेडी विक्टिमाइज्ड है, आपने उस पे तनकीद करनी है। डिसेंटिंग वॉइसेस नजर नहीं आई, कहीं और तो क्या नजर आनी थी, पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आई। राजा रियाज इतनी बड़ी डिसेंटिंग बहुत वो मीटिंग ही नहीं कर रहे, इतनी डिसेंटिंग वो कर रहे, बट टाइम। लेकिन एक लेसन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप कितनी भी मजबूत हो, आपको पार्लियामेंट नहीं छोड़ के मुजम्मिल साहब सबसे बड़ा गलत पार्लियामेंट छोड़ के गए, आज वो निगरान की गेम में भी नहीं है, पंजाब के पी तोड़ा आज वो उसकी गेम में भी नहीं है। तो ये एक लेसन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आपकी मकबूलियत कितनी भी हो, आपको पार्लियामेंट और जो फोरम्स हैं उनकी अहमियत कम नहीं कर सकते। आपकी मकबूलियत जितनी मर्जी हो, आपको पार्लियामेंट नहीं छोड़ना चाहिए, आपको 9 मई जैसे मिस एडवेंचर्स नहीं करनी चाहिए, आपने अपने पॉपुलिज्म को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट में या अदरवाइज भी आपके डिसेंटिंग वॉइसेस को कितना कवर हासिल है, कितनी प्रोटेक्शन हासिल है? I'll go with a 30. हाँ, अच्छा। खवातीन की तरफ से कोई अच्छे मार्क्स नहीं मिले। खवातीन जो है वो अज़मा साहिबा को। चले हम आदिल भाई के पास जाते हैं। बहुत जालिम टीचर्स हैं, स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं। There's a proverb, you're my friend but truth is my mother. तो मेरा ख्याल है ये वो वाली चीज है। नहीं अच्छा मैं जरा आदिल से भी पूछ लूं। ये हमेशा होता था मंसूर, नहीं ये हमेशा होता है जो अच्छा पास हो गई है गवर्नमेंट, 70 मैंने दिए, 40 उन्होंने दिए, 140 30 दिए और उन्होंने 20 दिए, 120 हुआ और 3 पे डिवाइड किया 40% में से 40%। अभी आदिल के पास जा रहे हैं। आदिल अभी 120 आउट ऑफ 100। आदिल के पास। आदिल आप सबसे पहले बताइए सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी इस हुकूमत की क्या रही है आपकी नजर में? अच्छा टू बी ऑनेस्ट आई वोंट गो फॉर दिस ऑप्शन। ये मार्क्स वाला चक्कर जो है ना मैं नहीं दूंगा। ये गेस खराब कर देता है, पता चलेगा कि मार्क्स कौन देती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मार्क्स वाला चक्कर है ये आवाम देगी इनको। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम ये बता सकें कि इस हुकूमत को आने से फायदा क्या हुआ। सर आप अवाम है लेकिन आप तज्जियाकार हैं, आपकी राय जो है ना वो अवामी राय आम्मा हमवार करने में किरदार अदा करती है। दूसरी चीज ये है कि हम इश्यूज के ऊपर तो बात कर सकते हैं लेकिन नंबर देने वाला काम मेरा ख्याल है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, हो सकता है आपके लिए आसान हो। और आप भी अवाम है, हम भी अवाम है, लेकिन हमारी राय थोड़ी सी मायने इस एतबार से रखती है। दूसरी चीज अब आते हैं इशू की तरफ। देखिए इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि अगर इमरान खान साहब का धड़न तख्ता ना होता, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आता और वो घर ना जाते, जो कि मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ही था, ना आता तो ये तमाम लोग जेल में होते और इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस चल रहे थे ऑलरेडी और इनके लिए अब ये डू एंड डाई का मसला बन चुका था। अब अगर वो सरवाइव करते तो इन्होंने सरवाइव नहीं करना चाहता। अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही थी, कुछ केसेस ओरिजिनल हैं, कुछ केसेस बनाए गए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री हम सब जानते हैं। तो इनकी पहली कामयाबी ये थी कि जो जेल से इनका तख्ते का सफर था वो तख्त में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो इनको सबको रिलीफ मिला, सबको अपनी अपनी जगह एक बहुत बड़ा प्रेशर था। दूसरी चीज ये है कि जो यहां पर आने के बाद इन्होंने किया वो 1.5 साल में रेस्ट इज द हिस्ट्री हम सब देख चुके हैं। जाहिर है जो क्लेम इनके थे वो चीजें पूरी नहीं हो सकी और वो तमाम चीजें, मसलन आटा 100% महंगा हुआ, पेट्रोल 100% महंगा हुआ, घी 28% महंगा हुआ, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा हुआ, डॉलर ये कहते थे हम कंट्रोल कर लेंगे। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई कैन टेल यू, लेकिन इस वक्त टाइम जरा सा कम है। बट मेरा ये ख्याल है पहला इनको ये हुआ, लेकिन असल में जो ये आज पावर में है वो इस वजह से है, मैं सोहरवर्दी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि ये असल में इमरान खान साहब की गलतियों का नतीजा है कि ये पावर में है।
اگر وہ غلطیاں نہ کرتے, جو کہ پہلی غلطی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, لوگ تو 9 مئی کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. مثلا ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اگر وہ ہو رہا تھا تو اس کو آپ کو اس کے لیے سائفر لہرانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ایک نان ایشو کو ایشو بنایا. بعد میں پھر ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طرح لابنگ فرمز ہائر کی گئی, کس طریقے سے امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہم تو صرف ایک ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا تھا اس کے خلاف ہیں. جیسے ڈونلڈ لو صاحب تو اپنی مرضی سے کر رہے تھے, جو بات بھی کر رہے تھے اس میں حکومت کی کوئی منشا نہیں تھی. سو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ عمران خان صاحب نے پہلی غلطی وہاں کی جب ظاہر ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی گڈی تھی, لیکن کوئی بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جماعت کو ایک حد سے زیادہ نہیں دبا سکتی, کیونکہ ان کو اس کے لیے پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب خان صاحب کی گورنمنٹ میں پرفارمنس تھی نہیں, تو ایک اپوزیشن کو ایک حد سے زیادہ آپ کیا دبا سکتے تھے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے کے نتیجے میں یہ پاور میں آئے, انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے. اب یہ اس کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے کہ کم سے کم ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں. باقی پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں ظاہر ہے انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اپنی اس گورننس کے نتیجے میں, اور ووٹ بینک بھی اپنا کمزور کیا ہے, توڑا ہے, اور الیکشن بھی اب ان کے لیے اس لیے چیلنج بنا ہوا ہے. عظمہ صاحبہ, اچھا آپ نے مارکنگ دینے سے آپ نے انکار کیا, سو آئی ناٹ پش یو فار دیٹ, لیکن عظمہ صاحبہ آپ نے اپنے یہ جو کامیابیاں گنوائیں اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ میرے کپتان کا نام آپ نے لیا کہ جی ہم نے اس سے جان چھڑا دی. لیکن جس طرح عادل ابھی یہ بات کہہ رہے تھے, فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کی جان ایکچولی ان سے چھڑ گئی, اور آپ جب حکومت میں آئے تو آپ لوگ ایکچولی جیلوں کی طرف جانے والے تھے, لیکن جب آپ حکومت سے جا رہے ہیں تو وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے جو آپ لوگوں کا پلان تھا کہ ہم نے ان کی جماعت کو جو ہے وہ بالکل ٹائٹلی سکویز, واٹر ٹائٹ جو ہے ان کو بند کر دینا ہے, خان صاحب کو جیل میں ڈال دینا ہے, اور تاکہ گراؤنڈ ہی بالکل کلیئر ہو جائے. مطلب فار ایگزامپل میں بار بار سوچتا ہوں, بلکہ میرے پینلسٹ بھی میری مدد کریں, کہ پنجاب کے اندر آپ کی اپوزیشن ہوگی کیا, جو حال کر دیا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے بعد آپ نے یہ الیکشن لڑنا کس کے اگینسٹ ہے؟ جناب پہلے تو پھر فیصلہ کر لو کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنانا اور ختم کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, یا عمران خان جو ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ آج یہاں پہنچا ہے. پہلے تو اس کا فیصلہ کر لیں, کیونکہ دونوں چیزیں کانٹرڈکٹری ہیں. اگر ہم نہیں کرنا ہوتا تو ہم تو پچھلے اپریل سے حکومت میں آ گئے تھے نا, اس کو مئی میں اندر ہونا چاہیے تھا. اور ہم بھی جو ہے وہ نارووال کا کوئی بنا کے اسٹیڈیم بنانے کا کیس جو ہے وہ اسٹیڈیم ویسے اس نے بنایا ہی کوئی نہیں, پناہ گاہیں بنائی تھی, لنگر خانے وہ بھی اپنے نہیں تھے, یا جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کی طرح ہیروئن کا کیس پکڑ کے جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہوتا. یہ موازنہ بالکل غلط ہے. عمران خان کے اوپر کوئی کیس میری حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس طرح کہ توشہ خانہ کی جو یہ کاروائی ہے ساری عمران خان کے دور حکومت میں شروع ہو گئی تھی. 180 کیسز دور حکومت میں لے کے عظمہ صاحبہ, یہ جو 180 کیسز جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کی حکومت نے کتنے بنائے ہیں؟ میں آتی ہوں جی, میں اس پہ آ رہی ہوں. اب میں جو اس کے اوپر وہ سزا ہو چکے ہیں پہلے اس کی بات کر رہی ہوں. اور انہوں نے مس ڈکلیریشن کی. اگر ایک وزیر اعظم کو اس ملک میں جو ہے آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ مس ڈکلیریشن کے اوپر آپ نے نااہل کیا تھا, تو ایک آدمی خود مان رہا ہے اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہ جی میں نے ایف بی آر میں جو ہے وہ کیا تھا, میں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیں یہاں سیاسی انتقام کہاں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے سائفر لہرایا تو وہ نواز شریف کے شہباز شریف کے کہنے پہ تو نہیں لہرایا تھا, یہ اس نے ملک کے ساتھ کھیلا, یہ اس کا خود کا کیا دھرا ہے. اب جو فرا گوگی بچی جو ہے جو وہ ہیرو کے معاملات کر رہی تھی, جو وہ القادر ٹرسٹ کے جو ہے بدلے میں 190 ملین پاؤنڈز کا جو ہے وہ کاروبار ہو رہا تھا, وہ ہم نے تو نہیں کہا کسی نے. ہمارے کیسز جو بنائے وہ کیسز نکال کے, پھر یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میری پوری لیڈرشپ جو ہے میری پارٹی کی وہ جیل میں, مریم صاحبہ کو دوسری دفعہ جس کیس کے اندر جیل میں لیا گیا وہ شوگر مل والا کیس تھا, اس کے اوپر کبھی آج تک وہ جو ہے وہ جا ہی نہیں سکا, اس کے اوپر کبھی فرد جرم نہیں آئی تھی, اس کے اوپر کبھی چارج شیٹ نہیں بنی, لیکن اس کے اوپر اس کو اریسٹ کیا. ہمارے تو ڈیڑھ سال جو ہے بیلے بھی نہیں اپلائی ہوتی تھی. اچھا مجھے اس کو فیکٹ سمجھیے, اجازت دیجیے, 15 مہینے میں عمران خان کو تتی ہوا نہیں لگنے دی کسی نے. وہ جیل لگا کے آتے تھے, این کے لگا کے کورٹ میں بیٹھتے تھے, کورٹ میں بیٹھ کے خطاب بھی قوم سے فرمایا کرتے تھے, اور ان کو جو ہے نا وہ جو ہے بیٹھ کر ان کو جو ان پہ مقدمات ہیں اس میں بھی ضمانت, جو ہوں گے اس میں بھی ضمانت, اور یہ کبھی اگر حکومت نے کوئی مقدمہ بنایا اس میں بھی ضمانت. یہ جو فیوریزم ہے اور یہ جو تھا یہ صرف عمران خان کے لیے تھا. اس ملک میں ایک صرف ملزم ہے جس کا ریمانڈ توڑ کر جس کو پولیس کلب کے اندر پارٹی کرنے کے لیے کہا گیا,
पाकिस्तान की हिस्ट्री में और कोई मुलजम नहीं है जिसका रिमांड तोड़ा गया हो या उसको पुलिस क्लब के अंदर जो है वो बैठ के पार्टी करने के लिए। अच्छा, मुझे अब जरा एक इजाजत दीजिए, आ गया ना पॉइंट, आ गया अज़मा साहबा पॉइंट आ गया ना। जज भुगता और साल की जेल भी भुगती हुई है। जेल, ये आपके मार्क्स ना 20 इसीलिए होते हैं, आप अगले की बात नहीं सुनती। बात तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने खान साहब के हवाले से तो जस्टिफाई कर दिया, लेकिन हमारे तमाम पैनलिस्ट ने एक चीज के ऊपर जिस पे पिन पॉइंट किया, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। और वो है महंगाई के ऊपर। जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर 11, 12, 13% की महंगाई की शरह थी, आप लोगों ने महंगाई मार्च कर दिया। अब आप जब छोड़ के जा रहे हैं हुकूमत, 28% के ऊपर इन्फ्लेशन वहां पे पहुंची हुई है। 182 रुपए का आपको डॉलर मिला, आप आज ये डॉलर 295 रुपए का ओपन मार्केट के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। तो IMF अल्टीमेटली आपको भी IMF के पास ही जाना पड़ा और आप लोगों के पास कोई हल नहीं था। तो ये सारा कुछ तो खान साहब भी कर सकते थे, महंगाई की शरह तो वो भी यहां पे ला के मैं खड़ा करके दे सकते थे। इसका क्या जवाब देंगी आप? नहीं, वो सबसे ज्यादा तो ये कर सकते थे कि वो जो है वो जून तक जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 10 रुपए कम करके फिक्स ना कर देते और 450 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा देते। वो ये कर सकते थे कि बिजली की जो कीमत है उसमें जो है वो उसके सर्कुलर डेट जो है वो 400 अरब रुपए तक ना पहुंचा देते। मेरी गुजारिश ये है, महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पे हम बहुत तकलीफ में भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि IMF इतना रिजिड बिहेव करेगा। IMF के साथ जो डिफाई किया, जो हमने नहीं किया था, हमने जो है वो तमाम तर शर्तें उनकी मानने पर हम मजबूर हुए एज ए स्टेट। ये स्टेट की बात थी। अब यहाँ पर नून लीग या शहबाज शरीफ या किसी और की बात नहीं थी, यहाँ रियासत पाकिस्तान की बात थी। हमसे ये हुआ कि हमारे दौरे हुकूमत में लोगों को कहा गया कि बैरून मुल्क से पैसे मत भेजो, यहाँ पर रेमिटेंसेस जो है वो कम हो जाए। यहाँ पर कहा गया सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मत भेजना, सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो हम इस हुकूमत को पैसे नहीं देंगे। इस मुल्क के खिलाफ जितनी साजिश हो सकती थी वो हुई और जाहिर है उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता है, वो भुगत रही है और उसके ऊपर मैं बहुत तकलीफ दे भी हूं और शर्मिंदा भी हूं क्योंकि लेकिन ये बात कि ये इसमें हमने कोई खुशी से किया है या ये हमारे बस में था, बिल्कुल नहीं, ये हमारे बस में नहीं था। अब जो डॉलर की कीमत के हवाले से IMF ने लिखवा लिया कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। वो कहते हैं बिजली के ऊपर आप सब्सिडी नहीं दे सकते, पेट्रोलियम लेवी आप कम नहीं कर सकते। अब ये सब बातें हमें रियासत पाकिस्तान के लिए माननी पड़ी हैं। ये फंड PMLN की जेब में नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो बैरूनी सरमायाकारी, दूसरी तरफ बैरूनी सरमायाकारी देखिए बराए मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल के मैंडेट के साथ हुकूमत आएगी, जो एक स्टेबल हुकूमत होगी, जिसके साथ बैरूनी दुनिया बैठकर बात करेगी, जिसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुझे दीजिए ना, आपका पॉइंट आ गया, खुशहाली भी आएगी और हमने करके दिखाया है पहले। अच्छा ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहिबा, ये सारी ये जो वजूहात बताई हैं अज़मा साहिबा ने, ये लोगों को सेल कर पाएंगी? ये जाके बता पाएंगी कि IMF की वजह से सब कुछ हुआ? विल दे बी एबल टू सेल इट? अज़मा मेरी दोस्त हैं। अज़मा, अगर आज मैं आपसे कहूं कि आए चले बाहर चलते हैं, अवाम में किसी बाजार में चलते हैं और मैं और आप दोनों जाके अवाम से बात करते हैं कि आप आने के लिए तैयार हैं? अवाम इस वक्त उनकी सिचुएशन है, मैं बिल्कुल ये आप भी उससे बहुत अच्छी वाकिफ हैं। मैं बिल्कुल माफी मांगूंगी उनसे और मैं बिल्कुल तैयार हूं। सॉरी, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगी। किस बात की माफी मांगेंगी आप? और मैं माफी मांगूंगी और उनको जो बात है, देखिए पाकिस्तान के अवाम को इतना पागल मत समझे कि उनको बात की समझ नहीं आती या उनको मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के हालात यहां तक कैसे पहुंचे हैं। PMLN को पिछली दफा आपने कहा था जब हम 13 में आ रहे थे ना, कहा कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती, झूठ बोलते हैं, हमने खत्म करके दिखाई। कहा था दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती, दहशतगर्दी खत्म हुई। CPEC का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। 2016 में PMLN की हुकूमत ही IMF को खुदाफिज कह के गई थी। हम ही थे जिसने 3% महंगाई और 6.1% के ऊपर GDP छोड़ा। डॉक्टर साहिबा वांट्स टू से समथिंग, लेकिन मुझे ना मुझे पीछे से ब्रेक का ऑर्डर आ गया है, ब्रेक लानी पड़ेगी। जाहिर बात है इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये हमें भी ब्रेक का जो है ना, हमारे यहाँ भी एक IMF जैसी एक अथॉरिटी है, वो जब कहती है तो सबको करना पड़ता है। हमें ब्रेक का कह दिया तो हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिचुएशन रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अज़मा बुखारी साहब मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले वो ये फरमा रहे, महंगाई है, हम शर्मिंदा हैं कि इस महंगाई का सामना अवाम को करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इतनी समझदार है
کہ اگر ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے تو وہ یہ بات سمجھ لیتی ہے. ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار ان سے ڈس ایگری کر رہی تھی اور اس کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. مجھے بریک پہ جانا پڑ گیا. ڈاکٹر صاحبہ میں تھوڑا سا ازما سے ڈس ایگری کروں گی. ازما کہہ رہی ہیں کہ ہم نے IMF سے جان چھڑوا دی تھی. آپ کو یاد ہے 2018 میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت سب سے بڑا تانا یہ پڑتا تھا کیوں نہیں جا رہے IMF کے پاس, کیوں نہیں جا رہے, لیٹ کیوں کر رہے ہیں. تو آپ چیزیں تو اس طرح کی چھوڑ کے گئے تھے نا کہ واپس جانا تھا. پھر ازما نے بات کی سرکولر ڈیٹ والی. آپ کو سب کو یاد ہوگا 500 ارب جو ہے وہ بغیر آڈٹ کے جو ہے وہ دے دیے گئے تھے جیسے نون لیگ کی حکومت آئی تھی 2013 میں, اور کہا گیا تھا سرکولر ڈیٹ اس کے بعد نہیں ہوگا. اور جب گئے تھے تو 1300 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا تھا جو ماشاءاللہ پھر اس حکومت نے اور آ کے بڑھایا عمران خان صاحب کی. تو موڈس آپرینڈی آئی تھنک مور اور لیس ایک جیسا ہی ہے. وہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن, وہی جو ہے وہ انہی ٹیکس پیئرز پہ انحصار, وہی چیزیں ساری. تو آئی ڈونٹ سی اے ڈفرنس ہیئر. میں اس میں ذرا مزمل صاحب میں آپ سے بھی یہ پوچھنا, میں دو باتیں اکٹھا کر کے دینا تھا. ایک منٹ سب کو اکٹھا کر کے آپ سب کا یہ اکٹھا جواب دے دیجیے. ہاں مزمل صاحب یہ بتائیے کہ ایک نعرہ ہم نے میاں صاحب کا بڑا سنا تھا, ان کا بھی, مریم نواز صاحبہ کی, ازما صاحبہ بھی جلسوں کے اندر بڑی بھرپور طریقے سے نعرہ لگاتی تھی, ووٹ کو عزت دو. تو یہ 1.25 سال 1.5 سال کے اندر ووٹ کو عزت دے دی گئی. اب ووٹ کو عزت لڑکے لینی ہے یا صلح سے لینی ہے, یہ ایک سوال ہے نا. اچھا اگر لڑکے لینی ہے اور فتح کر کے لینی ہے تو پھر تو شاید نہیں ہوا, ٹو بی ویری فرینک. تو پہلے کو گارڈ آف آنر دے کے بھیج رہے ہیں تو یہ ووٹ کو عزت دو ہے. اگر میں دیکھوں کہ انہیں اتنی انہیں سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم کو جاتی دفعہ گارڈ آف آنر دینا ہے. اب یہی نعرہ جو ہے وہ آگے بھی چلے گا. ابھی جب یہ الیکشن کیمپین میں جائیں گے, جب یہ دوبارہ جلسوں کے اندر جا کے کہیں گے کہ جی ووٹ کو عزت دو, تو لوگ اس مرتبہ ان کی بات پہ یقین کریں گے. نہیں, اب تو کوئی نئی چیز لانی, کوئی نئی چیز, نئی آئٹم مارکیٹ میں, وہ مارکیٹ وہ چل گئی. اچھا اب ہر بار ایک ہی نعرے پہ نہیں لڑا. آج پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان پہ الیکشن لڑ سکتی ہے. اچھا لڑتی ہے, نہیں لڑتی, آج بھی لڑتی ہے. نہیں, نعرہ وہ مارتے ہیں, نہیں پر چلتا تو نہیں ہے نا. مطلب مارنے میں کیا ہے, وائبل پروڈکٹ تو نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی سندھ میں جو ان کا ووٹ بینک ہے, جو ان کا وہ روٹی کپڑا مکان پہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے, روٹی کپڑا مکان پہ نہیں ہے. کس پہ ہے پھر؟ وہ ان کے فیوڈل پہ ہے یا بھٹو کی اپنی جو لیگیسی ہے اس کے اوپر ہے. روٹی کپڑا مکان پہ ہو تو پنجاب میں بھی ہو. ٹھیک ہے, مطلب آپ مجھے کئی لوگ یہ کہتے تھے جی پاپولیرٹی ووٹ کو عزت دو کی وجہ سے ہے. ٹھیک, تو میں کہتا تھا اٹک سے آگے ووٹ کو عزت دو نہیں چاہیے مسلم لوگوں کو, یا کراچی میں لوگوں کو ووٹ کو عزت دو نہیں چاہیے. یہ پنجاب سے باہر ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ میں اب منا سیم کویشچن, اب ظاہری بات ہے نیکسٹ فیز اب الیکشنز کا ہوں گے, یہ لوگ اپنی کیمپیننگ شروع کریں گے, آئی ڈونٹ نو ود نواز شریف یا وداؤٹ نواز شریف. لیکن ازما صاحبہ نے جو باتیں کہی ہیں, کیا یہ ووٹر کو, ایک عام پاکستانی ووٹر کو جا کے سمجھا پائیں گے, یا ان کو غصے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے؟ جس طرح خان صاحب اب جیل میں ہیں, اس کا ایک فال بیک بھی آ سکتا ہے اور نون لیگ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ایکچولی آپریشن کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے. جو بھی اپریسڈ پارٹی ہوتی ہے یا جو جس کو ایسا تاثر جاتا ہے جس کے بارے میں کہ یہ دیوار سے لگی ہوئی ہے, اس کو الیکٹورلی فائدہ ہوتا ہے اس بات کا. مجھے لگتا ہے PMLN بھی اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دو نعرے کے قریب کرے گی, قریب تر کرے گی. اور بڑی کلیئر بات ہے, آئی تھنک ہم تھوڑا بٹوین دا لائنز بات کر رہے ہیں. کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, یہ نعرہ اور یہ جھنڈا خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب نے بلند رکھا ہے. شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ وہ سیاست کرتے تھے جس پہ ایون مریم نواز صاحبہ بھی کہتی تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, ایک سکے کے 2 رخ ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے تحت تو یہ چیز تھی. مجھے لگتا ہے مے بی ہی ول ہیو ٹو, اور ہی ول آلسو سبسائڈ ایز وی گو اینڈ نیئر دا الیکشنز. تو وہ شاید تھوڑا سا اپنے آپ کو سبسائڈ کریں گے. اور نواز شریف صاحب بہت پرومیننٹ ہو کے نظر آئیں گے, جو کہ آج کافی مگ میں بھی نظر آیا ہے. یہ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں, میں مونا سے ایگری کرتا ہوں. اچھا میں مونا سے ایگری کرتا ہوں. سیلیبل پروڈکٹ صرف نواز شریف. یہ میں چلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, نواز شریف صاحب میکس دا کافی ٹیسٹیئر. اچھا میں لاسٹ کامنٹ ذرا عادل سے لے لوں, اس کے بعد میں ازما صاحبہ میں جانتا ہوں شی از ایگر ٹو آنسر آل آف اس, کہ یہ سارے اکٹھے جڑے نا جو ہو گئے نے. میں عادل, نواز شریف صاحب کی واپسی ابھی تک تو ظاہری بات ہے پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے تو ہم سن رہے ہیں بس ابھی آئی, یہ ابھی فلائٹ ان کی پہنچنے والی ہے. جس طرح پاکستان میں لائٹ جاتی ہے تو پھر ہم سب یہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی آئی, وہ لائٹ اپنی مرضی سے ہی آتی ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی سے کتنا کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو ریکور کر پائے گی, یا جو ڈینٹ لگے ہیں, جو ووٹر غصے میں ہے, مہنگائی کا غصہ, خان صاحب والا غصہ, اس سے کتنی کو ریکوری ہو جائے گی اگر بڑے میاں صاحب واپس آ گئے تو؟ منصور, اگر تو 3 مہینے میں الیکشن ہو رہے ہیں, اگر if there is big اگر,
तो फिर तो कोई रिकवरी नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्शन 6 महीने बाद या उससे थोड़ा और आगे जाकर होते हैं तो फिर यकीनन अगर अब नवाज शरीफ साहब आते हैं और 1 साल लगाते हैं सड़कों के ऊपर लोगों के साथ अपने केसेस निपटा कर पार्टी को मजीद मजबूत करके, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि बहुत एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड PMLN डिमांड कर रही थी तो शायद वो उन्हें दिखना शुरू हो जाए। लेकिन 3 महीने के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो आ भी जाएं तो कोई डेंट डल सकता है या फ़र्क पड़ सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जो हम पूरा दिन ये चलता रहा है सारा कुछ, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम, ये मैं आपको इस वक्त पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और ये जो खबरें उड़ाई गई हैं, जिस तरह मैं ट्रांसमिशन के आगाज़ में कहा था, ये उनके फैमिली सर्कल और जो फ्रेंड्स का सर्कल है क्लोज, वहाँ से उड़ाई गई हैं। और पीपल्स पार्टी ये बहुत कोशिश कर रही है कि ये नाम जो है वो ज़्यादा डिस्कशन में है। जिस तरह डार साहब का नाम PMLN की तरफ से जो है वो डाला गया और उसके बाद अंदर ही जो है वो 2 ग्रुप बन गए, जो हम सब जानते हैं कि एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है जो चाहता है कि वो मामलात उनकी तरह चले, मियाँ साहब वाला चाहता है कि मामलात उनके तरीके से चले। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने ये पिच करने की कोशिश की है। और साथ में जो मैंने आपको बता दिया, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ऐसा कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। इज वन ऑफ द कंटेंडर बट उनका नाम फाइनल नहीं। ठीक है, मैं इसी बात के ऊपर मैं ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा एक बड़ी तफसील से हम सबको जवाब देने के लिए बेताब हैं। उनकी इस बेताबी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि ना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उन्हें मौका देते हैं कि वो खुल के तमाम तर इल्ज़ामात, वोट को इज्जत दो का नारा किधर गया, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इलेक्शंस के वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब वो देना चाहती हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिचुएशन रूम में एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे तमाम पैनलिस्ट ने अपनी राय दी कि मुस्लिम लीग नून को आने वाले इन इलेक्शंस के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने वोटर को क्या बताएंगे, इस असेंबली की परफॉर्मेंस कैसी थी, महंगाई के हवाले से, वोट को इज्जत दो का नारा जो इन्होंने लगाया इस सारे टाइम पीरियड के दौरान, क्या आज जब ये दोबारा लोगों को कहेंगे वोट को इज्जत दो तो लोग आगे से किस तरह रिएक्ट करेंगे। अज़मा साहिबा बेताब हैं इन तमाम इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए। अज़मा साहिबा, ओवर टू यू, खुल के खेलें। शुक्रिया मंसूर। पहले तो मैं IMF से शुरू करती हूँ। जो मारिया ने कहा कि 2016 में अगर हमने प्रोग्राम ख़त्म कर लिया था तो फिर अगले प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका जवाब है पनामा। जब आपने मुल्क में 1-1.5 साल जो एक अनसर्टेनिटी थी जिसके अंदर जो है वो सिर्फ PMLN को ख़त्म करने की और PMLN के जो है वो इलेक्शन चोरी करने की जब सिर्फ काम हो रहा था, तो पाकिस्तान को जो है वो उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और बाकी रही सही कसर जो है उन्होंने लेट प्रोग्राम में जाकर वो कर दी। सो पाकिस्तान की तारीख का एक ही प्रोग्राम है जो पूरा हुआ, जो 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया था। अगर पनामा का ड्रामा ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। दूसरी बात जो आपने बिजली के हवाले से की, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सर्कुलर डेट जो है, आपने दुरुस्त कहा कि हमने पैसे देकर उसको ख़त्म कर दिया था और हमने कहा था कि अब इसको नए सिरे से शुरू किया जाए। हमारे दौरे हुकूमत में आपको याद होना चाहिए कि जब जब हमने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, जहाँ पर लाइन लॉसेस थे उनको जो है उन फीडर्स को जो है वो चेक करके उन पर सख्ती करने की कोशिश की, तो PTI जो है वो अपने MPs MNAs के जरिए ग्रिड स्टेशंस पे हमला किया करती थी और वहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ करवाया करती थी। PIA की निजकारी की बात की तो वहाँ पर 2 बंदे फायरिंग करके मरवा दिए गए थे। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी उस जो है वो मौके पर मौजूद थे। दूसरी बात ये कि सर्कुलर जेट जो है, जब नदीम बाबर जैसा आपका जो है वो एडवाइजर था जिसने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई और फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर जो सर्कुलर डेट को वो जहां से वहां ले गया, इस बात का बराए मेहरबानी हम इमरान खान के दौर में महंगी बिजली बनी है फर्नेस ऑयल के जरिए। और जब कोविड आया, जब LNG फ्री 0 पे मिल रही थी, उन्होंने नहीं ली। इसकी वजह जो है वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान के पास पहुंची थी, जिसके बाद नदीम बाबर को घर भेज दिया गया बगैर कुछ पूछे हुए। तो सर्कुलर डेट की स्टोरी ये है। अब आ जाते हैं तीसरा, वोट को इज्जत दो के ऊपर। वोट को इज्जत दो जो है, बिल्कुल, एक तो सोहरावर्दी साहब ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है गार्ड ऑफ ऑनर लेकर पहली दफा गए हैं। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि ये वोट को इज्जत देना ही है कि जनरल बाजवा हो, उन्होंने अपने जो है वो जाते वक्त जो तकरीर की, और आसिम मुनीर साहब भी वो इस बात का जो है वो बार बार इकरार कर रहे हैं कि हमें एपॉलिटिकल होना है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और बाजवा साहब तो अपनी पुरानी गलतियों पर जो है वो शर्मिंदा भी हुए। सो इसको वोट को इज्जत कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फिनोमेना है।
एक मिनट, मुझे बात पूरी कर लेने दो, मुझे बात पूरी कर लेने दो। गलत फैक्ट तो ना शेयर करें ना, कौन सी शर्मिंदगी? जनरल बाजवा ने कब कहा है कि मैं शर्मिंदा हुआ? नहीं, उन्होंने कहा हमसे बहुत गलतियां हुई, उन्होंने इसका इतराफ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हमसे बहुत गलतियां हुई, हमने बहुत सारी गलतियां की जो नहीं की जानी चाहिए थी। कभी और भी नहीं किया। गलतियों का इतराफ जो है वो शर्मिंदगी होती है, और क्या होती है? कब हुआ है ये? कहां पे आपने सुना है ये सब कुछ? कई तकरीरें हैं, मैं आपको क्लिप्स जनरल बाजवा की तकरीरें हैं। पता नहीं इतनी बड़ी बात आपकी नजर से कैसे नहीं गुजरी। मैं आपको वो तकरीरें भिजवाऊंगी जिसके अंदर वो एतराफ करते रहे कि मुझसे गलतियां हुई। दूसरी बात यह है कि वोट को कोई और जनरल बाजवा, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। मुझे नहीं पता कि मेरी आने वाली जनरेशन तक हम इसकी टोटल 100% जो ताबीर है वो हासिल कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे, लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होते हुए ये बिलीव करना चाहती हूं कि जो हुआ उससे सीखा होगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, अब हम आगे जो है वो ए पॉलिटिकल भी होंगे। तो अपनी गलतियों से अगर कोई सीख कर ए पॉलिटिकल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ये होना चाहिए। अच्छा, आप चले, मैं बात ये है जो अच्छा एक मिनट अज़मा साहबा एक मिनट, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि आज जब आपकी हुकूमत खत्म हो रही है तो वोट को इज्जत मिल गई है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहा। अच्छा, अभी भी नहीं मिली? कह रही हूँ कि बहुत बड़ा फिनोमेना है वोट को इज्जत दो 100% हासिल करने में। पता नहीं मेरी जनरेशन तो कामयाब पूरी तरह होगी कि नहीं, अल्लाह करे मेरे से अगली जनरेशन कामयाब हो जाए। और ये पाकिस्तान के लिए जो है ये दिन हम पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे जब 100% हम वोट को इज्जत दिला लेंगे। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अगर मगर अब छोड़ देनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं या मगर आ रहे हैं। जी, मैं बात पूरी कर लूं जी। करें जल्दी करें, आखिरी 20 सेकंड है। हाल में इंशाल्लाह ताला आज इंशाल्लाह ताला वो जो है वो चंद दिनों की बात है, ये अनाउंसमेंट भी आपको सुनने को मिल जाएगा। हम उनकी तैयारियां कर रहे हैं उनके आने की, और एक बहुत बड़ा इस्तकबाल इंशाल्लाह ताला मियां साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, मूना आलम साहिबा, डॉक्टर मारिया जुल्फिकार, आदिल अब्बासी और अज़मा बुखारी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।